आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपया आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो बात आज मैं इससे शुरू करूंगा, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद आखिरकार क्या बदला? ये प्रश्न हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बहुत कुछ बदला है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2 टर्म्स में पूर्ण बहुमत लेके आई, वो इस बार 32 सीटों से पीछे रह गई। देश में विपक्ष पूरी एक मजबूत विपक्ष के रूप में प्रकट हुआ दोस्तों, और कई ऐसे लोग जो राहुल गांधी के धुर विरोधी थे, अब वो भी राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधने में लग गए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे बात किसी धुर विरोधी इंसान की नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बॉलीवुड की। दोस्तों, सैफ अली खान जो बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है दोस्तों, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और आमिर खान, ये चारों खानों की चौकड़ी बॉलीवुड में फेमस है दोस्तों। इनमें से सैफ अली खान सबसे ज्यादा अंडररेटेड रहे हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इनको सबसे कम एक्सप्लोर किया गया दोस्तों। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में इन्होंने जो मकाम अपना बनाया है, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है दोस्तों। इनकी फिल्में बनाते कम है लेकिन चलती ज्यादा है दोस्तों। खैर, जितने अच्छे ये कलाकार हैं उतने ही अच्छे ये इंसान भी हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि आज सैफ अली खान ने क्या कहा। दोस्तों, बात करते हैं आज इंडिया टुडे में हो रहे कॉन्क्लेव की। उस कॉन्क्लेव में पत्रकार राहुल कंवल ने सैफ अली खान के साथ कई मुद्दों पे बात की। बात करते करते पॉलिटिकल मुद्दे पर भी बात पहुंच गई। उन्होंने ये पूछ लिया कि इतने सारे नेताओं में से आपको सबसे बहादुर नेता कौन लगता है? तो सैफ अली खान ने बिना वक्त गवाए ये कहा कि वैसे तो सारे नेता बहादुर हैं, लेकिन उनको सबसे ज्यादा बहादुर नेता राहुल गांधी लगते हैं दोस्तों। What kind of politician do you like? I like a brave politician. I think what Rahul Gandhi has done has also been very impressive, because there was a point where people were disrespecting things he was saying and things he was doing, and I think he's turned that around by working very hard in a very interesting way. The country has spoken quite clearly. I'm happy about one thing, that democracy is alive and thriving in India. दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी ने किया है और जिस तरह से किया है, उसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। जिस तरह से राहुल गांधी का बीते कई समय में अपमान किया गया, लेकिन तो राहुल गांधी उन अपमानों से उठकर एक बहादुर नेता के रूप में उनका उदय हुआ दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्हें इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र भारतवर्ष में फल फूल रहा है दोस्तों। सैफ अली खान के इस बयान के क्या मायने हैं दोस्तों? आपसे पहले बीते 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो किसी ने भी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जरा सोचिए दोस्तों कि यदि बीते 10 वर्षों के अंदर की बात करें तो अगर तब यह बात कही जाती तो शायद
भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी ट्रोलिंग करना शुरू कर देती। तो दोस्तों, सैफ अली खान ने यह बयान दिया बिना इस बात की परवाह किए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन्हें ट्रोल करेगा। दोस्तों, उन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी से रखी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? जिस तरीके से राहुल गांधी ने 2023 में की गई अपनी यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी और ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे जिनको सरकार के द्वारा ताक पे रख दिया गया था, उन मुद्दों को राहुल गांधी ने मुखरता से उठाया, पब्लिक के बीच में जाकर उनसे संवाद बढ़ाया, लोगों की बातें सुनी। तब जाकर राहुल गांधी का एक अलग ही रूप 2023 के बाद देखने में आया दोस्तों। और दोस्तों, एक समय तो ऐसा दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों को बड़े आसानी से क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत, उनके अथक प्रयासों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। दोस्तों, यदि राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पे ऐसे कई नेता हैं जो 2-3 साल की राजनीति करने के बाद अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि पता नहीं वो कितने बड़े नेता हैं। जनाब के तेवर ही समझ में नहीं आते, अपने आप को क्या समझने लगते हैं दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ठीक बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी अपनी बात कहने से ज्यादा लोगों की बात सुनना ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक के मुद्दों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मणिपुर का मुद्दा ले लीजिए और ऐसे कई मुद्दे ले लीजिए जहां पे राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते रहे, लोगों की बातें सुनी और उनको अपनी बात भी कही। दोस्तों, शायद यही वजह है जो राहुल गांधी को और नेताओं से अलग करती है दोस्तों। और शायद जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया गया, राहुल गांधी की फैमिली को टारगेट किया गया, राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी के नाना श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को टारगेट किया गया। और जितना राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया, उनको बुरा साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपया प्रचार तंत्र पे खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, हासिल क्या हुआ? राहुल गांधी आज नेता विपक्ष हैं और अपनी बात बहुत ही मुखरता से रखते हैं, सरकार को चैन से बैठने नहीं देते। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरी खबर के ऊपर। अब दोस्तों, मुद्दा फिर वही कि 2024 में क्या बदला। 2024 में एक बदलाव और देखने में आया। दोस्तों, जरा याद कीजिए कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कहा था, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अब हम खुद ही सक्षम हैं। दोस्तों, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कैसे? यही नड्डा साहब आरएसएस को कहते थे हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं दोस्तों। लेकिन जब से 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अब आरएसएस ने भी मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया दोस्तों, यह तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस के साथ नहीं बनती। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात से आरएसएस का सफाया हो गया था दोस्तों। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में आ गए दोस्तों। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। मशहूर पत्रकार केपी मलिक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है
कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो प्रधानमंत्री वाला पद रखिए या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वाला पद। अब दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि या तो ये उंगली रख लो या ये उंगली रख लो, या तो दो उंगलियों में से एक उंगली कटवाइए। लेकिन दोस्तों उंगली चाहे दोनों कटे या चाहे एक कटे, दर्द तो दोनों ही होगा। अब दोस्तों ये दर्द तो दोनों में ही होगा। अब दोस्तों ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि अपना पद छोड़ेंगे तो फिर उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? फिर तो वो एक आम इंसान की तरह ही रह जाएंगे। अभी वो प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में सत्ता है, पावर है, वो बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद भी अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहना चाहेंगे। उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर उनका कोई फेवरेट आदमी बैठे, लेकिन दोस्तों आरएसएस ने यहां पर उनका खेल कर दिया है। सियासी गलियारों से खबर यह आ रही कि आरएसएस संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है दोस्तों। और जबकि ये सभी जानते हैं कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के धुर विरोधी हैं। दोस्तों यदि संजय जोशी अध्यक्ष पद पर बैठ गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के से चला जाएगा। और फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर आज की डेट में तो वर्चस्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही है। इसलिए आरएसएस ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जो स्थिति बनी है उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अल्टीमेटम दे दिया है। और अल्टीमेटम देने की कुछ आगे की कुछ और भी वजह है दोस्तों। अभी हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों जरा सोचिए, यदि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इससे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत और कम हो जाएगी। और आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं। उसके बाद आ जाएंगे दिल्ली के चुनाव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में तो बीजेपी को तो छोड़िए, कांग्रेस के लिए भी वो चुनाव जीतना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में एक ही नेता का नाम चलता है, वो है अरविंद केजरीवाल। सोचिए अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर पांचों चुनाव हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का क्या होगा? शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अल्टीमेटम दिया है दोस्तों। और दोस्तों केपी मलिक जो कि एक मशहूर पत्रकार है, उनकी रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता दोस्तों। अब दोस्तों अब आप कहेंगे इसमें बदलाव क्या आया है? दोस्तों बदलाव यही आया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2 टर्म में सिंगल मैंडेट के साथ आई थी, इस बार बैसाखियों के सारे सरकार बनाकर बैठी हुई है। जनता ने आरएसएस को भी बोलने की ताकत दे दी है दोस्तों। ये बदलाव आया है दोस्तों। अब वही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। अब तीसरा मुद्दा भी राहुल गांधी से ही जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों तीसरा मुद्दा यह है कि आपको याद ही होगा कि जब सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चली थी तो योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि जितने रेडी फड़ी या ठेले वाले हैं वो सभी अपना नाम वगैरह लिख के एक तख्ती पर रखेंगे, अपनी पहचान बताएंगे।
कि आप कौन हैं और किस बैकग्राउंड से आते हैं दोस्तों। ठीक ऐसा ही अध्यादेश हिमाचल में कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जारी कर दिया दोस्तों। ये ठीक वैसा ही किया गया जैसे पिछले बीते समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। उसी तर्ज पर उस तरह का आदेश जारी किया गया। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी के दखल के बाद इस अध्यादेश को वापस ले लिया गया। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं दोस्तों, जातिगत भेदभाव इन सब बातों से राहुल गांधी परे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के साथ संवाद बनाते हैं, चाहे आदमी किसी भी जाति का क्यों ना हो, उनके लिए कोई माने नहीं रखता। राहुल गांधी खुद ये कहते हैं कि मेरी नजर में सब बराबर हैं दोस्तों, भारत देश में सब बराबर हैं दोस्तों। तो राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद इस अध्यादेश को वापस ले लिया गया दोस्तों। तो ये थे 3 बिंदु जिन पर आज हमने बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद क्या बदलाव आया है दोस्तों। यही बदलाव आया है दोस्तों। बदलाव तो और भी आए हैं, लेकिन बदलाव के कुछ अंश जो मैंने थे आपके सामने रख दिए दोस्तों, कि यानी कि हर तरफ, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो खुद कांग्रेस के अंदर ही क्यों ना हो, राहुल गांधी का वर्चस्व इतना बढ़ चुका है कि अब कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रह गई है दोस्तों। राहुल गांधी, अगर ये कहा जाए तो अपने आप में एक केस स्टडी है दोस्तों। जिस तरह से उस आदमी ने स्ट्रगल किया, मेहनत किया और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी एलओपी के पद पे पहुंचे, वाकई में काबिले तारीफ है दोस्तों। अब दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और जितना हो सके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।